नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 7वें चरण के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। 1 जून को वोटिंग होना है 7वें चरण के लिए। 8 सीट है 7वें चरण में, लेकिन आज हम 4 सीटों पर चर्चा करेंगे। जो शाहाबाद क्षेत्र के 4 लोकसभा क्षेत्र है उस पर किसकी लहर है, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में किसकी लहर चल रही है। क्या तेजस्वी यादव के जो सभा है उसके बाद से वहाँ के माहौल बदल गया है, या प्रधानमंत्री के रैली के बाद से वहाँ के जो वोटर हैं वो बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में आ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, शाहाबाद में किसकी लहर चल रही है? तेजस्वी यादव हवा बदल दी है या प्रधानमंत्री हवा बदल दी है? नहीं, देखिए, ऐसे हम लोग समझें, जो काराकाट में जो शाहाबाद क्षेत्र में जो 4 सीट है, जैसे काराकाट, आरा, बक्सर और सासाराम सुरक्षित, तो वहाँ पर उस इलाके में आप देखिएगा अधिकांश सीट जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के कब्जे में विधानसभा का वो है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और उनके विधायक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इन 4 लोकसभा सीट पर, जिसमें 1 तारीख को चुनाव माने मतदान होना है, वहाँ पर महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति है। लेकिन अब ऐसे में आप देखिएगा कि जो काराकाट, आरा, बक्सर और सासाराम, यह सभी एनडीए का सिटिंग सीट है। एनडीए के ही वहाँ पर उम्मीदवार पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में इस बार 1-2 सीट है जहाँ से प्रत्याशी या घटक दल अलायंस को वह सीट गई है। जैसे काराकाट की सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए के घटक दल हैं उनको मिला है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही उस सीट से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं काराकाट में। और उनके सामने राजा राम कुशवाहा, जो सीपीआई-एमएल और के एमएलए भी हैं, कुशवाहा पूर्व विधायक जो सीपीआई-एमएल के हैं, वह काराकाट में, और उनके साथ में आप देखिएगा कि पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति वहाँ पर जो बनी हुई है वह ट्रायंगुलर फाइट वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समाज से हैं, और राजा राम कुशवाहा जो महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, माले के उम्मीदवार हैं, वह भी कुशवाहा समाज में हैं। तो यह कुशवाहा जो है सो लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते हैं नीतीश कुमार के साथ में। एनडीए का यह कोर वोटर है। तो वो ऐसे में राजा राम कुशवाहा कितना वोट कुशवाहा का काट पाते हैं, कितना ले पाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा समाज के बड़े और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उनका शुमार है। और पवन सिंह वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, माहौल वहाँ से बदल सा गया है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं एनडीए के, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जाकर प्रचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चिराग पासवान हो, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हो, सभी ने एड़ी चोटी लगा दी है। क्या एक पवन सिंह सब पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, पवन सिंह भारी नहीं, और भारी की और मैं इसकी बात नहीं है। देखिए, अब तक आप जो देखिएगा, जो भी भोजपुरी के स्टार रहे हैं, जिन क्षेत्रों से लड़े हैं, वह पहली बार उनको हार का सामना ही करना पड़ा है। इस बात को समझ लीजिए। तो ऐसे में पवन सिंह निश्चित रूप से भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं। उनके पास में उनके प्रशंसक उनकी सभाओं में जुटते हैं, भीड़ जुटती है, वो अलग बात है। लेकिन वोट कितना तब्दील होगा, क्योंकि देखिए, जनता को क्या चाहिए? सेवक चाहिए। जनता को कोई सिनेमा का वो जो ग्लैमर वाला चीज़ है वो नहीं चाहिए। आप कितना जनता के सुख दुख में खड़ा होते हैं, रहते हैं, यह लोग देखता है, और यही जो है सो उसी पर वोट चढ़ता भी है। आप जो है सो उपेंद्र कुशवाहा एक जन नेता हैं, वह जनता के बीच में 24/7 रहते हैं। तो ऐसे में उनमें और पवन सिंह अगर यदि जीत भी जाएंगे, पवन सिंह अगर मान लीजिए जनता वहाँ की उनको वोट भी कर दी, तो वह क्या सरल और सुलभ होंगे? उनसे मिल पाना इतना आसान हो सकेगा? यह जनता भी समझती है इस बात को कि यह कतई नहीं होने जाएगा। वो उनके बाउंसर, उनके सिक्योरिटी, उनके अंगरक्षक से इतने घिरे होंगे कि आम आवाम को पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप जब आम आवाम नहीं पहुंचेगा तो वह परेशानी होगी। तो वह कोई भी जनता नहीं चाहती कि इतनी परेशानी का सामना करना पड़े और सरल और सुलभ हो, तभी जो है सो आप उनको। लेकिन देखिए, प्रशंसक उनके साथ में है,
वो उनको देखने के लिए भीड़ उतर रही है। लेकिन वह कितने, आप देखिएगा कि जो इतने भी उनके साथ में, पवन सिंह के साथ में भीड़ जुट रही है, सब कम उम्र के लोग हैं, और कुछ ही लोग जो हैं जो उनके साथ में हैं, जो उनके चाहने वाले में से कुछ के माने अपने पिता, अब जो मान लीजिए युवा हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वह जोर जबरदस्ती अपने घर में कह रहे हैं कि नहीं आपको वोट देना है अपने फादर मदर को, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ ग्राउंड रियलिटी है कि जो दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के जो युवा हैं वहाँ भीड़ में जाकर शामिल हो रहे हैं। जो बड़े बड़े भोजपुरी के सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनको देखने के लिए, तो भीड़ तो वहाँ दिख जा रहा है, लेकिन वो तो दूसरे लोकसभा के हैं, आधे से ज़्यादा तो उसमें वोटर भी नहीं है। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि देखिए, प्रशंसक जो है सो निश्चित रूप से हुजूम जुट रहा है प्रशंसकों का, चाहने वालों का। और वो देखिए, कोई भी सिने कलाकार या सिनेमा का कलाकार पहुंचता है तो उसको देखने के लिए इसी तरह से भीड़ होती है। भाई आप देख, मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, और वही व्यक्ति आपके बीच में है, तो निश्चित रूप से उसके, लेकिन वोट कितना ले पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कोई बिहार का चुनाव नहीं है, यह लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री, आप अगर यदि एक एमपी अगर यदि जीत करके जाता है तो वह प्रधानमंत्री को ही वहाँ से की मजबूती होगी, नरेंद्र मोदी की मजबूती होगी, या फिर जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वह जीतते हैं तो वो इंडिया गठबंधन महागठबंधन जो है सो मैंने मजबूत होगा। तो ये बात जनता के दिल और दिमाग में यह बात है। ऐसे में निश्चित रूप से आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जितने भी अब तक बड़े बड़े और कद्दावर नेता आए हैं वह क्या कह रहे हैं, और इसको बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो निश्चित रूप से वह जो है सो केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह अमित शाह ने वहाँ की रैली, काराकाट की रैली में इस बात का स्पष्ट मैसेज लोगों के बीच जनसभा, चुनावी सभा में दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को जितवाइए, हम इनको एक बड़ी जिम्मेवारी और बड़ा पद देने जा रहे हैं, बड़ा ओहदा देने जा रहे हैं। तो यह तो स्पष्ट है। प्रधानमंत्री भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए सभा में कहें कि बिहार का ये ट्रेंड रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार को लोग वोट देते हैं, तो आप लोग जिताऊ उम्मीदवार को वोट दीजिए। यानी प्रधानमंत्री भी साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्हें वोट न देकर आप उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए। और दूसरी चीज़ अपने दर्शकों के लिए बता दें कि 6 विधानसभा है काराकाट लोकसभा में, 6 पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा है, 1 पर माले का कब्जा है जो काराकाट है, और बाकी सभी सीटों पर वहाँ आरजेडी का कब्जा है। औरंगाबाद की 3 विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा में आता है। गोह, ओबरा और नवीनगर तीनों पर आरजेडी के विधायक हैं, और रोहतास के 3 विधानसभा है जो काराकाट लोकसभा में आता है। काराकाट हो गया, और जो अन्य जो सीटें हैं उन सब पर आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनका कब्जा है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं आरा लोकसभा। आरा लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह, आरके सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है इस सीट से, आरा लोकसभा से। और सुदामा प्रसाद माले के हैं, विधायक, हाँ विधायक हैं। तो यह जो है सो आपको उनके सामने उम्मीदवार हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एकदम सीधी लड़ाई है राजकुमार सिंह और सुदामा प्रसाद में। और देखिए, राजकुमार सिंह एक अनुभवी प्रशासनिक का उनको अनुभव भी रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से राजकुमार सिंह आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर उतनी कांटे की लड़ाई वहाँ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। राजकुमार सिंह के सामने सबका रंग फीका है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और सुदामा प्रसाद, अब जो उनका समीकरण है निश्चित रूप से उस समीकरण का वोट उनके पास में है, लेकिन राजकुमार सिंह का पलड़ा उस आरा लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत और काफ़ी भारी दिखाई पड़ रहा है। काम करने वाला अगर सांसदों में गिनती देश में हो तो उसमें राजकुमार सिंह का भी नाम जरूर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि वहाँ पर राजकुमार सिंह का पलड़ा भारी है। देखिए, ऐसे चुनाव है, जनता जनार्दन है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आरा लोकसभा में, राजकुमार सिंह मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं और उनके पक्ष में हवा भी चल रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। विधानसभा की अगर बात करें तो आरा में संदेश से आरजेडी का कब्जा है, बरहारा से बीजेपी का कब्जा है, आरा से बीजेपी का कब्जा है, अज्ञाव से भाकपा माले का कब्जा था लेकिन अभी वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी से भाकपा माले का कब्जा है, जगदीशपुर से आरजेडी का है और शाहपुर से भी आरजेडी का कब्जा है। वहाँ मतलब विधानसभा वाइज देखा जाए तो आरजेडी मजबूत स्थिति में वहाँ भी है। बिल्कुल। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बक्सर की। बक्सर लोकसभा से सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है।
पहले अश्वनी कुमार चौबे होते थे लेकिन अब वहाँ मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और उनके सामने सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और ऐसे देखिए वहाँ पर सुधाकर सिंह हैं, अनिल कुमार हैं बहुजन समाज पार्टी से, आनंद मिश्रा आईपीएस पूर्व माने जो वीआरएस लेकर के चुनाव मैदान में है। तो ऐसे वहाँ पर माने चतुष्कोणीय मुकाबला हम कहेंगे तो वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मिथिलेश तिवारी को वहाँ निश्चित रूप से परेशानी हो रही है। मिथिलेश तिवारी को परेशानी का मतलब ये है कि आनंद मिश्रा जो वहीं के लोकल बॉय हैं, लोकल हैं, स्थानीय हैं और तेज़ तर्रार आईपीएस में उनकी गिनती होती थी। असम कैडर के थे वो, तो वहाँ मूल रूप से तो वहाँ वीआरएस लेकर के वह चुनाव मैदान में है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी बसपा से अनिल कुमार हैं जो पिछले बार भी लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार वह बसपा से लड़ रहे हैं, तो वह भी मजबूत दावेदार, मजबूत कंटेंडर हैं। और सुधाकर सिंह जो है सो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, वहाँ रामगढ़ से एमएलए भी हैं वो जो, और जगतानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र भी हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ पर लड़ाई आपको कौन दे सकेगा, अभी तो चतुष्कोणीय मुकाबला है, कहाँ तक मिथिलेश तिवारी दे पाएंगे, लेकिन सुधाकर सिंह वहाँ पर का एज जो है सो दिखाई पड़ रहा है अभी वहाँ पर। क्या आनंद मिश्रा के कारण ही मिथिलेश तिवारी को नुकसान हो रहा है, इसलिए जो असम कैडर को आईपीएस हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं और कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम बीजेपी के लिए काम करेंगे इसीलिए हमने बीआरएस दे दिया, और अब ये भाजपा के खिलाफ ही बुलेट पर घूम रहे हैं। नहीं देखिए वो तो अलग है। वो असम के मुख्यमंत्री अपने चुनावी सभा में आए बक्सर में, तो वह जो बात बोले वो सब तो घेरने की बात होती है। पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वह आए थे मिथिलेश तिवारी के लिए, लेकिन वह बातें आनंद मिश्रा निश्चित रूप से वह यह तो कयास लग ही रहा था कि मिथिलेश तिवारी माने आनंद मिश्रा जो है सो को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी मिलने जा रही है बक्सर से, लेकिन अंतोगत्वा वह काट करके वह सीट जो है सो मिथिलेश तिवारी को मिली। तो यह भी लोगों में नाराजगी है कि बाहरी आदमी मिथिलेश तिवारी को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया और आनंद मिश्रा जो लोकल बॉय हैं, स्थानीय हैं, उनको टिकट नहीं मिला। तो यह वहाँ पर निश्चित रूप से अभी कहना बहुत मुश्किल है। यह 1 तारीख को ही तय हो सकेगा शाम तक कि किसके पक्ष में बक्सर की मतदाता वोट करेगी। लेकिन सवाल है कि जिस प्रकार से काराकाट में माहौल बदल गया, लोग जिताऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं, कि आप बक्सर में भी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में लोग जा सकते हैं जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर। वहाँ ये माहौल ये बनाया जा रहा है कि एक सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है खर्च करने के लिए, क्या उससे एक लोकसभा का विकास, क्षेत्र का विकास हो जाएगा? प्रधानमंत्री हमें चुनना है, हमें सांसद नहीं चुनना है। तो क्या जो वहाँ जो वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर अभी छिटक रहे हैं, वो मिथिलेश तिवारी के साथ आ जाएंगे? देखिए वही अब कितना वो देखिए अश्वनी चौबे को बेटिकट करना, यह भी एक अंदर खाने में माने मजबूत रूप से आप देखिए नाराजगी है। तो यह देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं वह क्या सोच रहे हैं। वह अगर यदि थोड़ी सी भी नाराजगी उन लोगों अंदर खाने में है, बाबा के प्रति सहानुभूति रखने वाले, तो यह निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी के लिए यह डैमेजिंग होगी। इस बात को समझिए। और निश्चित रूप से लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, बड़े लोग वहाँ पर मजबूती के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी के लिए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिथिलेश तिवारी कहाँ तक भाजपा का वोट अपने पाले में कर लेते हैं, और जो नाराजगी है बाबा के प्रति जो सहानुभूति रखने वाले, उसको कहाँ तक ले पाते हैं। और बसपा से जो अनिल चौधरी खड़ा है हाथी छाप पर, वह जो उनका वोट है उसमें वोट को अपने कितने पाले में करते हैं। जो दलित महादलित की बात कही जाती है तो वह कितना ले पाते हैं, रविदास का वोट कितना ले पाते हैं, सुधाकर सिंह कहाँ तक कर पाते हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह का भी की भी स्वच्छ छवि है और वो तेज़ तरार वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो सुधाकर सिंह की भी अपनी एक अलग पहचान है। कुल बक्सर में ऐसे देखा जाए तो बीजेपी मजबूत स्थिति में वहाँ रहती है, बीजेपी का कोर सीट है। लेकिन अगर इनके खिलाफ में, मिथिलेश तिवारी के खिलाफ में लोग हैं, तो अंतोगत्वा वो कहीं बीजेपी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट देने का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उनके साथ चले जा सकते हैं। अब विधानसभा हम सीटों की बात कर ले तो बक्सर लोकसभा में एक भी सीट नहीं है जो बीजेपी के खाते में अभी है। ब्रह्मपुर आरजेडी के खाते में है, बक्सर कांग्रेस के खाते में है, डुमरांव भाकपा माले के खाते में है, राजपुर कांग्रेस के खाते में है, रामगढ़ राजद के खाते में और दिनारा राजद के खाते में है। देखिए अब हम बात करेंगे सासाराम सुरक्षित सीट। सासाराम सुरक्षित सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से भी छेदी पासवान जो सिटिंग सांसद थे
लगातार जीतते आ रहे थे, उनको भी इस बार बदल दिया और वहाँ से सीवेश राम को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। सीवेश राम प्रदेश भाजपा में महामंत्री हैं और उनको इस बार उम्मीदवार बना करके एक नया जो चौंकाने वाला वहाँ पर एक प्रत्याशी दिया है सीवेश राम के रूप में। और दूसरी तरफ कांग्रेस से यह सीट मनोज राम को दी गई है। मनोज राम जो है सो वह भी मजबूत उम्मीदवार हैं और वहीं के स्थानीय हैं रहने वाले, तो निश्चित रूप से राम और राम के बीच में लड़ाई है। राम का मतलब सीवेश राम और इधर मनोज राम, सीवेश राम भारतीय जनता पार्टी और सीवेश राम कांग्रेस। तो यह निश्चित रूप से दोनों में रविदास समाज से, दोनों एक ही समाज से हैं, तो कितना वोट ले पाते हैं और इंडिया का ब्लॉक का महागठबंधन का वोट मनोज राम के पास कितना चढ़ता है, सीवेश राम को एनडीए का जो वोट है वो कोर वोटर है या जो भी परंपरागत वोट कहाँ तक मिल पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लड़ाई यहाँ पर सासाराम सुरक्षित सीट पर कसमकस है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। विधानसभा की बात करें तो सासाराम लोकसभा में मोहनिया है, जहां से संगीता कुमारी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, वो जीती थी, लेकिन अब वो एनडीए के पाले में है। वहीं भभुआ से भी भरत बिंद जो आरजेडी के विधायक थे, अब वो एनडीए के पाले में हैं। चैनपुर से जमा खान जो अभी जनता दल यूनाइटेड में है, बीएसपी से चुनाव लड़े थे। चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो एनडीए के पाले में हैं। सासाराम से राजेश गुप्ता आरजेडी के हैं। करगहर से संतोष मिश्रा कांग्रेस के विधायक हैं। तो हमने ये शाहाबाद के 4 लोकसभा सीटों की बात की है। किसकी माहौल वहाँ है, क्या नरेंद्र मोदी के रैली के बाद वहाँ माहौल बदल गया है, या तेजस्वी यादव के धुआंधार प्रचार से वहाँ आरजेडी के पाले में जो वोटर है वो जा रहे हैं। ये तो 4 जून को जब गिनती होगा तब पता चलेगा कि शाहाबाद के 4 सीटों पर कौन जीत रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।